Hello everyone, this is Bilkis working in Delhi Government School DOE. So basically today we are going to discuss about DSSB PRT expected cutoff. सो अगर हम बात करें तो ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये अलग अलग आई थिंक 26 शिफ्ट्स में कंडक्ट कराया गया है. टोटल पोस्ट जो इस बार DSSB PRT 802/25 में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी वो थी 1180 टोटल पोस्ट थी. और मोर देन 1,70,000 फॉर्म फिल किए गए थे. बट जो अटेंडेंस रही वो 83,607 यानी कि अराउंड 48% ही अटेंडेंस रही थी. तो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है. तो अगर इस डाटा के अकॉर्डिंग देखें नंबर ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो अपीयर हुए थे एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग कंपटीशन 71:1 का रह गया. जो कंपटीशन का रेशियो है वो 71:1 हुआ. मतलब ये कि एक पोस्ट पे लगभग 71 कैंडिडेट जो है उनकी फाइट है. बट एक्चुअल में क्या ये 71 के 71 कंपटीशन में है? नहीं. सबसे पहला तो ये कि KVS की भी वैकेंसीज आई हुई थी साथ के साथ, तो काफ़ी कैंडिडेट डाइवर्ट थे. और स्पेशली जो दिल्ली के रेजिडेंट्स नहीं है वो चाहते हैं कि वो KVS की तरफ या अपने होम स्टेट की तरफ कोई पोस्टिंग ले, तो उनका फोकस ज़्यादा उधर था. तो एक्चुअल कंपटीशन जो कि सीरियस कैंडिडेट्स को भी देखा जाए तो सभी कैंडिडेट्स पूरी तरीके से सीरियस होके पढ़ाई नहीं कर रहे थे. तो एक्चुअल कंपटीशन 10 या 11 पर सीट पे रह गया. मतलब 71 में से आई थिंक 10 to 11 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एक्चुअल में सीरियस होके तैयारी की है, जिन्होंने प्रिपरेशन की है. अब ये एक्चुअल कंपटीशन मैंने रेशियो 10 क्यों रखा है, एक सीट पे 10 का रेशियो? रीजन बीइंग कि सबसे पहला ये कि सीरियस प्रिपरेशन सभी कैंडिडेट्स ने सीरियसली प्रिपेयर नहीं किया है. जैसे कि आप लोग अगर फीडबैक की वीडियोस देखेंगे जहां कैंडिडेट्स का फीडबैक लिया गया है एग्जाम सेंटर्स पे, तो वहां पे आपको काफी स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जो या तो KVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बस ऐसे ही चले गए हैं एग्जाम देने के लिए. तो एक तो सीरियस प्रिपरेशन नहीं थी, ये रीजन रहा है. दूसरा है KVS का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी साथ साथ चल रहा है, तो काफी कैंडिडेट जो है वो डाइवर्ट हो गए हैं. तीसरा है टाइम मैनेजमेंट. काफी कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम रही कि वो लोग टाइम मैनेज ठीक से नहीं कर पाए. काफी कैंडिडेट्स के ऐसे भी फीडबैक आए कि वो लोग सेकंड पेपर तक पहुंच ही नहीं पाए. फर्स्ट पेपर बहुत टाइम टेकिंग था, रीजनिंग और मैथ्स में इतना टाइम लग गया कि काफी हद तक वो लोग सेकंड पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए. कुछ तो पहुंचे ही नहीं सेकंड पेपर पे, और जो पहुंचे उन्होंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं मिला. तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट को लेकर इशू रहा है. फिर अगर मैं बात करूं सेफ अटेम्प्ट, काफी कैंडिडेट्स के फीडबैक्स में मैंने ये भी देखा कि लेस देन 150 उन्होंने अटेम्प्ट दिए हैं. तो मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि जिन्होंने 150 से कम अटेम्प्ट किए हैं वो ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हैं. क्योंकि 150 अगर लास्ट ईयर के हिसाब से भी देखें तो कट ऑफ 160 गई है. अगर हम बहुत ये माने कि चलो इस बार BEd वाले कैंडिडेट्स बाहर हैं, अटेंडेंस भी कम रही, इसके अकॉर्डिंग इन फैक्टर्स को भी देखा जाए तो भी मुझे नहीं लगता कि 150 से नीचे UR की कट ऑफ रहने वाली है. तो जिन्होंने 150 या 150 से कम अटेम्प्ट किए हैं तो वो वैसे ही कंपटीशन से बाहर होने वाले हैं. बिकॉज अगर आप 150 भी अटेम्प्ट करके गए हैं तो आपकी एक्यूरेसी 100% तो नहीं रहने वाली है. ठीक है, तो जो 150 से कम अटेम्प्ट करके गए हैं वो ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हैं. अब हम लोग बात करते हैं आंसर की. तो जो आंसर की रिलीज की गई वो सभी शिफ्ट, लास्ट शिफ्ट जो थी वो 10 अप्रैल को थी. तो उन सभी शिफ्ट्स को कंबाइन कंप्लीट करने के बाद सभी की आंसर की एक साथ 13 अप्रैल को जारी की गई है. इसमें ये नुकसान हुआ है कि जो फरवरी और मार्च के स्टार्टिंग वाले या फिर मार्च के कुछ कैंडिडेट्स जिनका एग्जाम एक महीने पहले हुआ है, 1-1.5 महीने पहले हुआ है, उनको अपने रिस्पॉन्स ही याद नहीं है कि उन्होंने टिक क्या किया था. तो रॉ मार्क्स का कोई अंदाजा लगाना, कोई एस्टिमेट लगाना भी कह नहीं सकते कि क्या हो. ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है रॉ मार्क्स का अंदाजा लगाना, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स का ये
ये फीडबैक आ रहा है कि मैम हमें नहीं याद कि हमने उस टाइम पे क्या आंसर टिक किया था। तो बेसिकली जो अप्रैल वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने लास्ट में एग्जाम दिया है, वो शायद अपने रिस्पॉन्ड को याद रख कर, अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड जो वहां पे आंसर की आई है उससे मैच कर ली होगी, तो वो अपने एक एस्टिमेटेड रॉ मार्क्स तक पहुंच पा रहे होंगे। अदरवाइज ये आंसर की फरवरी और मार्च वाले कैंडिडेट्स के लिए मेरे अकॉर्डिंग बेसलेस है, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स शीट ही प्रोवाइड नहीं कराई गई है, तो हम रॉ स्कोर का एस्टिमेट नहीं लगा सकते। इसके बाद जो मैंने पीडीएफ देखी फरवरी से लेके अप्रैल तक की, सभी एक कंबाइंड पीडीएफ मेरे पास आई थी, वो मैंने सारा एनालिसिस किया। उसके एनालिसिस के बाद मैंने ये देखा कि पेपर 2 सभी में मॉडरेट रहा है। तो जिस भी कैंडिडेट ने ठीक ठाक अटेम्प्ट कर लिए हैं पेपर 2, तो वो अच्छे स्कोर उठा लेगा। मेरे हिसाब से 75 to 80 स्कोर आराम से कर सकता है। जो सिर्फ सीटेट, ऑब्वियसली अब आप यहाँ आए हो DSSB PRT का एग्जाम देने, तो आपने सीटेट क्वालिफाई किया होगा, तो सीटेट लेवल का ही ज्यादा पूछा गया था। जिन्होंने पेपर 2 पूरा अटेम्प्ट किया है वो आराम से 75 to 80 स्कोर कर पा रहे होंगे। बट अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, दैट विल बी योर पेपर 1। पेपर 1 में आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने एक्यूरेट थे, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो जो भी रॉ मार्क्स का अंदाजा लगा पा रहे हैं वो एक्चुअल में अपने पेपर 1 का स्कोर अच्छे से कैलकुलेट करें। अदरवाइज जिनका एग्जाम पहले हुआ है उनको तो कोई आइडिया ही नहीं है, वो शायद भूल भी गए हैं कि ऑब्वियसली इतने प्रेशर में उस टाइम आप लोग एग्जाम दे रहे होते हैं। 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चन करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शायद मेरे ख्याल से अप्रैल वालों को भी वो 200 के 200 याद ही नहीं होंगे, क्योंकि उस टाइम पे इतना टाइम ही नहीं होता कैंडिडेट के पास कि वो पूरा क्वेश्चन भी पढ़ पाए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही मुश्किल होता है DSSB PRT या फिर TGT के एग्जाम में भी। तो रिस्पॉन्स शीट हमारे पास थी नहीं। जिन्होंने पेपर 1 अच्छा किया, पेपर 2 में जिन्होंने ठीक ठाक अटेम्प्ट किए, मेरे ख्याल से जो पेपर 2 लास्ट तक गया है वो कम से कम 90 to 92 तो अटेम्प्ट करके आया ही होगा। मतलब 90 से 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट आराम से आप लोग कर सकते थे, इस तरीके का पेपर था। और अगर आप 90 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करके आ रहे हो पेपर 2 में, तो 75 to 80 स्कोर करना कोई डिफिकल्ट चैलेंज नहीं है। तो अगर आप पेपर 2 में इतना स्कोर कर पा रहे हो और पेपर 1 में आपके अराउंड 70 मार्क्स रॉ स्कोर आपके अकॉर्डिंग बन रहा है, तो आप लोग बिल्कुल सेफ साइड है। तो बेसिकली अगर इन सब फैक्टर्स को देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग जो यूआर की कट ऑफ रहने वाली है, लास्ट टाइम ये 160 रही थी, बट लास्ट टाइम क्या था, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी, इससे हाफ थी नंबर ऑफ वैकेंसीज। और इसके अलावा बीएड वाले कैंडिडेट्स भी थे, तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो 160 प्लस चली गई थी। बट अकॉर्डिंग टू मी इस बार थोड़ी सी कट ऑफ नीचे आने के चांस है। तो जिनके रॉ स्कोर 150 to 155 बन रहे हैं यूआर कैटेगरी के अंदर, वो सेफ हैं, बिल्कुल सेफ है। और मतलब तैयार हो जाओ, आप लोग, सिलेक्शन होने वाला है आप लोगों का। उसके बाद ओबीसी क्योंकि सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम जा सकता है, 140 to 145। देन अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस विल बी 145 to 50, एससी 135 to 140, एसटी 130 to 135, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो लेस देन 130 पे उनका हो जाना चाहिए। ये देखिए, ये कोई एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई भी नहीं बता सकता। और सबसे बड़ी बात, ये जो मैंने बताया है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ रो स्कोर है। जिसका रो स्कोर इतना बन रहा है वो सिलेक्शन ले लेगा। बट एक फैक्टर जो अभी भी बाकी है, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स किसके बढ़ेंगे कोई नहीं जानता। तो अगर रॉ स्कोर आपका यहाँ बैठ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन, एक तो ये चीज अपना, ये नॉर्मलाइजेशन का जो डर है ना, ये निकाल दो। मैम ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में एक तो किसी को नुकसान नहीं होता। जो आपके रॉ स्कोर बन रहे हैं या तो वही के वही मार्क्स आएंगे,
या फिर मार्क्स बढ़ते ही हैं, कम किसी के नहीं होते। जितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं या तो वो रहेंगे या फिर बढ़ेंगे। अब किसके बढ़ेंगे और किसके उतने के उतने रहेंगे, इट्स डिपेंड कि शिफ्ट्स, बेसिकली सारी शिफ्ट्स का ना एक एवरेज निकाला जाता है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किस में स्कोर कर पा रहे हैं, किस में सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट किए गए हैं, तो कौन सी शिफ्ट थोड़ी डिफिकल्ट थी, कौन सी इजी थी। और एक और चीज़ जो मेरे हिसाब से इस बार मैटर करेगी वो ये है कि एक कुछ शिफ्ट जो है फरवरी में हुई है और कुछ अप्रैल में हुई है, तो ऑब्वियसली फरवरी वालों को थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाना चाहिए नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि अप्रैल वालों को 1 to 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिले हैं पूरे प्रिपरेशन के लिए। तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहा है किस शिफ्ट में, इस बात पे डिपेंड करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स ऐड ऑन होंगे या नहीं होंगे। घाटा किसी का नहीं होता, नुकसान किसी का नहीं होता। या तो आपने जो रो मार्क्स स्कोर किए हैं वो आएंगे, या फिर आपके मार्क्स 2 भी बढ़ सकते हैं, 3 भी बढ़ सकते हैं, 4 भी बढ़ सकते हैं और 10 तक भी बढ़ाए जा सकते हैं। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस जो एवरेज आया है पूरी शिफ्ट्स का वो क्या आया है। तो ये डिपार्टमेंटल प्रोसेस है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बट इतना ज़रूर कहूँगी कि आप डरिए मत, क्योंकि आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उसके बाद रिजल्ट के लिए भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम रिजल्ट कब आ सकता है। तो अभी तो देखिए आंसर की ही आई है, और रिजल्ट हमारा आपको पता है 2 फेजेस के अंदर आता है। एक आता है ई डोजियर वाला रिजल्ट, एक कट ऑफ आती है जिसमें आपको ई डोजियर फिल करना होता है। यहाँ पे 1:3 के रेशियो में कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, मतलब एक सीट पे 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है टू फिल द डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन। ये कंप्लीट ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें आपको स्कैन कॉपी जो है वो सबमिट करनी होती है। इसके बाद इस प्रोसेस को होते होते मैं मान के चलती हूँ 3 से 4 महीने कम से कम ई डोजियर कट ऑफ आने में आपकी लग जाएगी। उसके बाद जो ये ई डोजियर फाइनल होने के प्रोसेस के बाद आपका फिर से डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सारे चेक करते हैं, और जिनके एक्यूरेट मतलब बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्यूमेंट्स हैं और ठीक ठाक डॉक्यूमेंट है, और दूसरा जो हाईएस्ट स्कोरर होते हैं, फिर वो 3 में से जो सबसे टॉप का बच्चा होगा, जो सबसे टॉप मार्क्स लेकर आया होगा, वो शॉर्टलिस्टेड हो जाता है फाइनल रिजल्ट में। तो ई डोजियर का जो रिजल्ट है वो मेरे अकॉर्डिंग अभी 3 to 4 मंथ्स का टाइम लेगा, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द ईयर फाइनल रिजल्ट आ जाए। बाकी DSSB इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल बोर्ड, हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज अभी जो लास्ट जुलाई में 2025 में जुलाई अगस्त सितंबर में एग्जाम्स हुए हैं, अभी तक उनका रिजल्ट भी नहीं आया है। तो रिजल्ट के लिए कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती कि कब तक आए, बट आप लोग होप बना के रखिए, और अगर इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।